एवरीवन वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग और बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग पे। ठीक है, हम ऑलरेडी इसके फीचर्स और सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और बाकी भी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के वीडियोस हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट हर एक मतलब पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, बट स्टिल अगर ऐसा कोई टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं जल्दी कवर कराऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एटलीस्ट एक कमेंट किया करो यार कि वीडियो अच्छी है या कुछ भी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए भी ये यूज़फुल है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है फिज़िकल स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, देखो जब हम रिटेलर की बात कर रहे होते हैं तो रिटेलर क्या एक गैप कंप्लीट करता है। ठीक है, होलसेलर्स और कस्टमर्स के बीच में या फिर मैन्युफैक्चरर या कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो जो फर्स्ट आता है फिजिकल स्टोर रिटेलिंग वो दो तरीके से हो सकते हैं, दो तीन तरीके से। दैट इज़ डिपार्टमेंट स्टोर, सुपर मार्केट या स्पेशलिटी स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर क्या होते हैं कि जो बहुत बड़े स्टोर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होती है। हालांकि वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिससे आप समझ पाते हो। ठीक है, जैसे क्लॉथिंग का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, होम गुड्स का अलग है। नेक्स्ट आता है सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट। जो रिटेलर स्पेशलाइज्ड होते हैं ग्रोसरी या हाउस होल्ड आइटम में, वो ये ऑफ़र करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे या कुछ भी, मतलब वो उनके ऊपर है कि वो जैसे आपके आस पड़ोस में भी कोई होगा कि जहाँ पे ये कोई सुपर मार्केट ऐसा खुला होगा जो करियाने का सामान थोड़े अच्छे डिस्काउंट पे देते हैं रादर देन करियाना स्टोर्स। ठीक है, नॉर्मल जो करियाना के स्टोर होते हैं उनसे। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी स्टोर्स, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी पे ही फोकस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेस्ट बाय, अपैरल के लिए ज़ारा, और बुक्स के लिए कोई भी बार्नेस एंड नोबल। तो ये आपकी क्या है, फिजिकल रिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑनलाइन रिटेलिंग, जैसे कि ई कॉमर्स साइट। ठीक है, तो फर्स्ट आता है प्योर प्ले ऑनलाइन रिटेलर, मतलब जो बिजनेस सिर्फ ऑपरेट करते हैं एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन ही, मतलब उनका कोई फिजिकल स्टोरेज नहीं होता, जैसे अमेज़ॉन है, अलीबाबा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रिक एंड क्लिक रिटेलर, जो ट्रेडिशनल रिटेलर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिक एंड क्लिक रिटेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्काउंट एंड ऑफ प्राइस रिटेलिंग। जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, डिस्काउंट स्टोर, जो रिटेलर आपको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं एट लोअर प्राइसेस रादर देन ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, मतलब जो आपके ट्रेडिशनल ऑलरेडी रिटेल आउटलेट्स हैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको देते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि अमेज़ॉन लिक्विडेशन का होता है, वो स्टोर आपको क्या करते हैं, रादर टीवी अगर आपको बाहर से महंगा मिल रहा है तो वो यूजुअली आपको एक सस्ते दाम पर दे रहे होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, वैल्यू एंड वॉल्यूम पे। नेक्स्ट आता है ऑफ प्राइस रिटेलर, जो स्टोर अपना दैट सेल ब्रांड नेम एंड डिज़ाइनर प्रोडक्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस बाय परचेजिंग एक्सेस इन्वेंट्री फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और अदर रिटेलर। मतलब जो स्टोर क्या कर लेता है, ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड कुछ भी सामान है या उनके प्रोडक्ट हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सेस इन्वेंट्री होता है या कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना कई बार सामान कुछ ज़्यादा बन गया या फिर किसी में थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट है या कुछ भी है, तो वो लोग परचेज़ कर लेते हैं और फिर उसको किस पे बेचते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट आता है डोर टू डोर सेल्स एंड नेक्स्ट है पार्टी प्लान। फर्स्ट जो है डोर टू डोर सेल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सेल्स क्या होती है, डायरेक्टली टू कंज्यूमर एट देयर होम्स फॉर टिपिकली प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कॉस्मेटिक का या फिर किचन का या फिर कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट का। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एजेंट्स हायर कर लेते हैं और वो एजेंट्स क्या करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, पार्टी प्लान सेलिंग, जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट होते हैं और सोल्ड किए जाते हैं एट सोशल गैदरिंग या पार्टीज़ में, जैसे टप्परवेयर पार्टी होती है या फिर एमवे है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऐसे करके वो अपना सामान बेचती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती है और फिर बेचती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी रिटेलिंग। फ्रेंचाइजी स्टोर्स, जैसे आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट बिजनेस होते हैं बट वो एक फ्रेंचाइजर ब्रांड और बिजनेस मॉडल के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स एंड सबवे। नेक्स्ट आता है पॉपअप रिटेलिंग। दिस इज़ अ टेम्परेरी स्टोर। ये ऐसे रिटेल स्पेस हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, बस सीजनल डिमांड या स्पेशल इवेंट्स पे ही ये लोग क्या करते हैं, अपना स्टोर खोलते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विसेज रिटेलिंग। इसमें भी दो तरीके से है, जैसे पर्सनल सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी रिटेलिंग। फर्स्ट क्या है, पर्सनल सर्विस कैसे है, जो रिटेलर प्रोवाइड करते हैं सर्विस रादर देन फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि सैलून है, स्पा है, फिटनेस सेंटर हैं। और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कैफ़े, रेस्टोरेंट एंड होटल, तो ये सब किस में आते हैं, सर्विसेज रिटेलिंग में।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ रिटर्न है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, और अगर आपको ये एग्ज़ाम में लिखना भी आता है तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप क्या करो कि ना जितने भी पॉइंट्स हैं, या फिर कभी भी आपसे पॉइंट्स या टाइप्स या कुछ भी पूछा हो ना, तो आप एक डायग्राम ज़रूर बनाओ, बीच में एक सर्कल बना दो और उसके साइड में सारे पॉइंट्स लिख दो। उससे क्या होगा कि देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़े। हालांकि आपको डिटेलिंग लिखना है, कि हर कोई ऐसा नहीं होता, बट स्टिल अगर उसको फिर भी ये दिखेगा ना कि आपने डायग्राम में सब कुछ अच्छे से लिखा है या फिर एक्सप्लेन किया है, तो वो उसको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है डिटेलिंग में जाने की। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप कम लिख के भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग। बेनिफिट्स फर्स्ट क्या है, कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर। देखो रिटेलिंग बेसिकली क्या करती है, आपको जो भी सर्विसेज या आपके पास आपको जो भी सामान चाहिए या फिर कुछ भी आपकी डिमांड है, तो आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या फिर क्वांटिटी में नहीं लेना पड़ता। आपको 100 क्वांटिटी की नीड थोड़ी, आपको एक ही की है। तो वो रिटेलिंग क्या करता है, आपको एक कन्वीनियंस देता है कि वो सर्विसेज और गुड्स आपके पास लेके आता है, चाहे वो फिजिकल स्टोर के थ्रू लेके आए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। वो आपके लिए क्या बना देता है, ईजियर बना देता है, ताकि जो आपकी प्रोडक्ट आप चाहते थे वो आपको टाइम पे भी मिल सके और लेस अमाउंट में भी मिल सके, और जैसा आप चाहते हो क्वालिटी भी वैसा मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉब क्रिएशन। अब देखो रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहुत इसने काफ़ी लोगों को जॉब भी दी है, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक स्टोर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ स्टोर पे ही आपको अलग अलग दिख जाएगा कि जो आपको प्रोडक्ट समझाने के लिए होते हैं, या फिर जो आपकी बिल करने के लिए होते हैं, या फिर जो मैनेज करते हैं इन्वेंट्री, काफ़ी कुछ होता है। तो ये सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा सब कुछ है। तो ये कितना बड़ा एक सेक्टर है जो एक जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रहा है बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सेस फॉर प्रोड्यूसर। रिटेलर एक क्या करते हैं, इंटरमीडिएटर की तरह काम करते हैं प्रोड्यूसर्स के बीच, प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। तो वो एक क्या करते हैं, क्रूशियल लिंक प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। वो प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने में, और कंज्यूमर को हेल्प करते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो उनको मिल जाए। और वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, आपके होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोड्यूसर में, तो उनसे क्या करता है कि वो एक टारगेट करते हैं स्पेसिफिक मार्केट, ताकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका प्रोडक्ट भी बिके और वो एक्सेस भी कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू जनरेशन। रिटेलिंग क्या करता है, जनरेट करता है सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर बिजनेस और कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में ऑफ कंट्रीज। सक्सेसफुल रिटेलर्स अचीव कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एफिशिएंट ऑपरेशन एंड एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली ये रिवेन्यू भी जनरेट करता है, क्योंकि देखो अगर प्रोड्यूसर से ले रहे हैं तो उधर उधर भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, खुद बेच रहा है तब भी हो रहा है, कस्टमर खरीद रहा है मतलब कस्टमर तक लेके जा रहा है। तो ये सब चीज़ किस में हेल्प कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी हेल्प कर रही है। तो एक अगर अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ये करता है तो वो प्रॉफिटेबल भी होता है इनका ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर चॉइस एंड कंपटीशन। देखो रिटेलर्स क्या करते हैं, बहुत सारा आपको डाइवर्स रेंज देते हैं की, क्योंकि देखो हर एक कस्टमर ऐसा नहीं होता कि जो हाई रेंज में खरीद लेगा, और हर कस्टमर ऐसा भी नहीं होता कि जो लो बजट होगा, ठीक है। तो हर एक कस्टमर का हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेलर किसके हिसाब से करता है, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से। वो देखता है कि क्या क्या डिफरेंट टेस्ट है, प्रेफरेंस है, क्या बजट है कंज्यूमर का, और उसी के हिसाब से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड की वैरायटी लेके आता है, ठीक है। और यही वैरायटी क्या करती है, एक कॉम्पिटिशन भी लाती है रिटेलर के बीच में, ताकि क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, प्राइस भी इम्प्रूव हो और आपको सर्विस भी अच्छी मिल पाए। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर लोकल इकोनॉमीज़। देखो रिटेल बिजनेस है, ऑब्वियसली वो लोकल इकोनॉमीज़ में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। वो कैसे कि वो टैक्स पे करता है, लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करता है, सर्विसेज को सपोर्ट करता है, और जितनी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उनका एक बड़ा अच्छा रोल रहता है आपकी जो सिटी है या रीजन है उसमें एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी क्रिएट करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिटेलर्स के क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, कि कन्वीनियंस है, कस्टमर को जॉब देते हैं, मार्केट एक्सेस है, प्रोड्यूसर्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कस्टमर की चॉइस और कंपटीशन लेके आते हैं मार्केट में, और आपकी लोकल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
चैलेंजेस ऑफ रिटेलिंग। देखो हमने ये देख लिया कि टाइप्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं जो कि रिटेलिंग में हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पर इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपके साथ कंपटीशन या इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा यार, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियो शेयर करते हैं, या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी थी या फिर क्या मुझे फोकस करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ऐसी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं पहले कवर कराऊं तो वो भी बताएं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। देखो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी हमेशा अप रहती है, ऐसा भी नहीं है कि डाउन रहती है, बट जब अगर डाउन जाती है तो हमें उसमें रिटेलर को देखना चाहिए, जैसे कि रिसेशन हो रहा है या इन्फ्लेशन है, तो वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स और परचेजिंग पावर को ज़रूर इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली देखो अगर मार्केट डाउन है या फिर कुछ भी है तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कंज्यूमर क्या ले रहा है, या फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट कम हो रही है या फिर कुछ भी है। तो रिटेलर को ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक जो इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी रहती है वो बहुत बड़ा चैलेंज है कॉस्ट और सेल मेंटेन करने में। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, आपके स्टोर में, मतलब जो आपके लोकल स्टोर्स हैं या फिर ऑनलाइन रिटेलर में, तो इसके ऊपर यहाँ पे रिटेलर के ऊपर मार्जिन का बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। तो रिटेलर्स को ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए थ्रू यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि जो आप एक कुछ यूनिक दे पा रहे हो, कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी है, या फिर आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सक्लूसिव है, तो आप उस कंपटीशन में स्टे कर पाओगे, बट स्टिल आप कॉप अप करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो देखो कंज्यूमर की प्रेफरेंस ना चेंज होती रहती है, ठीक है। आज उसने कोई प्रोडक्ट किसी का देखा या फिर उसको अच्छा लगा, तो उसकी वो प्रेफरेंस, अगर आपका ब्रांड वो बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि तभी चेंज हो जाए, क्यों उसको दूसरे वाला और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो रैपिड शिफ्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस और बिहेवियर्स में, ये क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो रिक्वायर ये क्या करता है, रिटेलर को क्या हमेशा रहना पड़ता है, हमेशा उसको अडॉप्ट करना चाहिए बहुत जल्दी, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मार्केट में चल रहा कुछ और है पर आप बेच कुछ और रहे हो, तो वो थोड़ी चलेगा, वो मतलब डिमांड ही नहीं है तो आप सप्लाई करके क्या करोगे। तो जो फेलियर है टू एंटिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस चेंजेस कैन लीड टू डिक्लाइन सेल। सो जो अभी, लेकिन आपने तो प्रोडक्ट बना दिया था, आपने तो कर दिया था, तो जो फेलियर है या फिर कुछ भी है उससे ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, सेल डिक्लाइन होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। जो डिसरप्शंस होते हैं सप्लाई चेन में, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, जैसे ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था, कोविड-19 था जैसे, तो उसने पूरी इन्वेंट्री को हिला दिया था, पूरी इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट किया था, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत डिस्टर्ब हुई थी। सो जो रिटेलर है वो एक ऐसा रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाए या फिर प्लान बनाए ताकि वो इन रिस्क के साथ भी कॉप अप कर सके। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। वाइल टेक्नोलॉजी ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एफिशिएंसी एंड इन्हेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इट ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंज। देखो टेक्नोलॉजी ने बेशक आपको अपॉर्चुनिटी दी है या फिर बहुत अच्छा आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, पर फिर भी एक चैलेंज भी देता है। क्योंकि आपको हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट रहना ही पड़ता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आए हैं तो आपको उस पर अपडेट रहना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे रहना पड़ेगा, डेटा एनालिटिक्स की रहना पड़ेगा। मतलब आपको हर बार टाइम ये होना होगा कि हाँ आप एक सीमलेस इंटीग्रेशन लेके चलें, ठीक है। लेबर शॉर्टेज एंड कॉस्ट। Finding skilled labor, especially in sector like customer service or logistics, can be challenging. Retailer also face pressure from rising labor costs due to minimum wage increase or competitive labor market, impacting operational expenses. देखो लेबर शॉर्टेज भी रहती है, स्किल लेबर मिलना और आपके ही सेक्टर में मिलना, लॉजिस्टिक्स में मिलना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कई बार। और वो एक उनको बार बार ये जो लेबर की कॉस्ट है, क्योंकि मिनिमम वेज चेंज होता रहता है, तो वो उसके साथ भी कॉप अप करना पड़ता है और आपको अपने मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव भी लेके चलना पड़ता है। तो आपके उसके साथ क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। आप अभी मान लो आप पहले लेबर को 300 देते थे पर डे, पर अभी 700 देते हो, तो 400 का तो पर लेबर यहीं पे ही फ़र्क हो गया। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो किसी भी रिटेलर को फेस करने पड़ते हैं, बट स्टिल रिटेलर फिर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी इकनॉमी का, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स या जो भी रिटेलर या आपके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंज्यूमर से मिलाने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।